बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने एंजाइटी और डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया और साथ हमने उसके फर्दर जितनी भी टाइप्स थी उनको ब्रीफली डिस्कस किया, डीएसएम से क्राइटेरिया देखा। और इसी तरह जो हमने न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया कि उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर था हमने वो स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके साथ हमने जितने भी उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का जो डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसको स्टटरिंग भी कहते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे ये स्टटरिंग क्या है। तो स्टटरिंग को अगर नॉर्मल वर्ड में बोला जाए तो जिसे हम उर्दू में बोलते हैं हकलाना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बात करते हुए हकलाते हैं, या वो ये करते हैं कि उनके वर्ड कंप्लीट नहीं होते, या वो अगर बात कर रहे हैं तो उनके जो स्पीच है उसके दरमियान फ़्लो नहीं होता, यानी कि वो सीक्वेंस के साथ नहीं बोल रहे होते। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बोल रही हूँ, ना बीच में रुक रही हूँ, ना मुझे ब्लॉक आ रहा है मेरे वर्ड्स के दरमियान, ना मैं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो इसी तरह देखा जाए तो जो वो बच्चे होते हैं उनके जो बोलने के दरमियान एक फ़ासला आ जाता है, या तो उनके वर्ड कंप्लीट नहीं होते, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, या वो वर्ड को रिपीट करते हैं फिर वो अगला लफ्ज़ जो है उनको दरमियान में, या फिर वो बोलते बोलते चुप कर जाती हैं और फिर उसके बाद वो एक लफ्ज़ अदा करती हैं जो कि उन्होंने करना होता है। अब ये वो बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमने क्या बोलना है, अगला लफ्ज़ क्या है, यानी कि उनको अपने पूरे सेंटेंस का पता है, लेकिन वो उसको फ़्लो के साथ नहीं बोल पा रहे। उनको ये सब जो उनकी फ्लुएंसी होती है उनके अंदर उसको जो फ़्लो के साथ बोलना है उससे नहीं बोला जाता। फिर क्या होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम आ रही होती है, ये जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टटरिंग कहते हैं। अब इसको डिसऑर्डर क्यों कहा गया है? इसको डिसऑर्डर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अंदर जो जो बच्चे हकला के बोलते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है तो वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है। हमारी सोसाइटी जो है वो इस बात को नहीं समझती, और इसकी वजह से भी उनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके अलावा उनके जो अदर रिलेशनशिप होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो उनकी जो जॉब है उन ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जॉब पे भी देख कर दी जाती है, और मोस्टली ऐसा होता है कि उनको उसमें भी देखा जाता है कि क्या ये बंदा इसके अहल है या नहीं है। तो उसकी जो बात अगर वो बच्चा हकला कर बोलता है तो उसको उसके स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही, जॉब की लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि इसको स्टटरिंग डिसऑर्डर है। अगर हम इसके स्टटरिंग के सिम्टम्स को देखें तो इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि जब एक बच्चा बात करता है या कोई बड़ा है उसको अगर स्टटरिंग का इशू है, यानी वो हकला के बात करता है, तो उसको क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स हम की शो करते हैं कि वो ना बात करते करते उनका जो वर्ड्स है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाते, उनको डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है अगला लफ्ज़ बोलने में, ठीक है, सीक्वेंस के साथ वो सेंटेंस नहीं बोल पाते, या फिर उनके सेंटेंस के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एक वर्ड को हम बोलेंगे फिर थोड़ा सा फासला आएगा, ब्लॉक आएगा, फिर अगला लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर वो रिपीट करके एक लफ्ज़ को बोलेंगे, पहला लफ्ज़ जब बोल दिया है सेंटेंस में फिर दोबारा वही लफ्ज़ बोला, फिर अगला लफ्ज़ बोला, इस तरह करके उनको ये इशू आ रहा होता है। और उनकी सिम्टम्स में ये भी है कि वो वर्ड को ब्रोक करके बोलते हैं, ठीक है, आधा आधा लफ्ज़ बोला फिर थोड़ा सा हकलाए फिर थोड़ा सा बोला, इस तरह करते हैं, या वो वर्ड की एडिशन कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल वर्ड्स ऐसे करके बोलेंगे, या उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ का ऐड कर देंगे फिर वो अगला लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। फिर उनके जो उनको बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को बोलते हुए ना उनके फेस पे एक्सप्रेशन जो होता है आपको पता चल जाता है कि वो कितनी टेंशन में बोल रहा है, या अपने वो मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं, अपनी बॉडी के जो फेस है उसको बहुत ज़्यादा टाइट करके लफ्ज़ को बोलते हैं, तो फिर उनकी समझ आ जाती कि ये इनको ये वाला इशू है और उनके सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। फिर उनको बात करते हुए बहुत ज़्यादा एनजाइटी फ़ील हो रही होती है, वो एनजाइटी के सिम्टम्स भी शो कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी से फ़ील हो रहा होता है कि इनको एनजाइटी फ़ील हो रही है अपने वर्ड्स को कंप्लीट करते हुए, बात करते हुए, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेट करते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो सिम्टम्स शो करता है वो उसको हम डायग्नोस करेंगे। अगर हमने ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीएसएम ने हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टटरिंग का डीएसएम का क्राइटेरिया क्या है।
नेक्स्ट कॉजेज़ को देखा जाए तो जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक डेवलपमेंट में अगर जो स्टटरिंग का इशू है तो वो उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो ट्रिगर करती हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर स्टटरिंग का इशू आए, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मेलिटीज़ इन स्पीच मोटर कंट्रोल के हो सकता है कि जो बच्चे का जो दिमाग है उसके अंदर कोई ऐसा खलल हो, ऐसी कोई इबनॉर्मेलिटी आई हो जिसकी वजह से उसको ये इशू हो रहा है कि उससे बात कंप्लीट नहीं बताई जा रही, कम्युनिकेट सही तरह से नहीं किया जा रहा। और हो सकता है कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आपस में टाइमिंग का इशू हो जिसकी वजह से उससे बोला नहीं जा रहा। तो उसकी बहुत सी मोटर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकती हैं कि हो सकता है उनके अंदर कोई इशू हो जिसकी वजह से हो। इसके अलावा जो मेन रीज़न है बहुत सारी जो बच्चों में स्टटिंग का इशू पाया जाता है वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में होगा, जैसे कि पेरेंट्स को है। अगर तो पेरेंट्स को है तो फिर बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर हो। लेकिन अब इसको तब डायग्नोज किया जाता है कि जब बच्चे की एज सीक्वेंस से बोलने की है लेकिन उसके बावजूद भी वो सीक्वेंस से नहीं बोल पा रहा, तो फिर हम उसको डायग्नोज करेंगे ना। तो उसकी एज को भी देखा जाता है कि उसकी एज क्या है, ओके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीन्स के थ्रू भी आ सकता है, जैसे कि अगर किसी बड़े को है तो वो जीन्स के थ्रू भी उसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट में स्पीच थेरेपी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो बच्चे को सिखाई जाती हैं कैसे उसको अपना जो ये स्टटरिंग का इशू है उसको कवर करे। तो उसके अंदर मोस्टली तो ऐसा होता है कि बच्चे को बोलने दिया जाता है और थेरेपिस्ट जो होता है वो खामोशी से उसको सुनता है, उसे टाइम देता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने का, उसे बीच में वो टोका नहीं जाता। और ऐसा भी होता है कि अगर आपका बच्चा बात करते हुए रुकता है तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, ना कि हम उसका सेंटेंस कंप्लीट करें, ठीक है। तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो स्लो स्लो बोले और खुद अपनी जो बात है उसको कंप्लीट करे और फिर रिलैक्स होकर अगली जो टेक्निक होती है वो अप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा मेडिसिन भी दी जाती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी एंजाइटी हो गई, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए हम तो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर उनको इसके अलावा उसको बस उसकी टेक्निक्स के ज़रिए ना उसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जिनकी वजह से ये जो बच्चा है वो इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीएसएम के क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे कि क्या डीएसएम क्राइटेरिया देता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।